Find the molar ratio of find the molar ratio of find the molar ratio of sodium, calcium, and aluminium. Sodium, calcium, and aluminium ion. Sodium, calcium, and aluminium ion. Sodium, calcium, and aluminium ion on the surface of an electrode. On the surface of an electrode. On the surface of an electrode. Of an electrode. 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 When same amount of current. When same amount of current passes through each cell. When same amount of current passes through each cell. Passes through each cell. Passes through each cell. Each cell having NaCl. Having NaCl. Having NaCl. सेकेंड क्या लिखा है सोडियम के बाद कैल्शियम calcium chloride and aluminium chloride as an electrolyte respectively. As an electrolyte respectively. As an electrolyte respectively. As an electrolyte respectively. When 3F charge passes through it. 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 लिखा देखो भाई सेम केस है कल ही बताया था कि whenever the same amount of charge is passing through all the electrolytes कह रहा हूँ electrodes तो n into nf का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है क्या होता है बोलो यहाँ से n into nf का रेशियो क्या होता है हमेशा प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट या वेरिएबल कांस्टेंट होता है ठीक है अब देखो यार एक का n1 ले लो दूसरे का ले लो nf1 सॉरी उसी का nf1 ले लो nf क्या था बोलो n फैक्टर n1 was the मोल फिर सेकेंड क्या बोला था बोलो n2 इंटू nf2 और तीसरा क्या था बोलो n3 इंटू nf3 बोलो हाँ या ना सब कोई कांस्टेंट या वेरिएबल कांस्टेंट ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है के बराबर बोला था यही बात ठीक है अब बताओ n इंटू nf1 के बराबर होगा तो n1 इज इक्वल टू के बाई nf1 हो जाएगा n2 इज इक्वल टू के बाई nf2 और n3 इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा के बाई nf3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा सिंपल है यही मोल्स है ना नंबर ऑफ मोलर रेशियो पूछा है मोल का रेशियो पूछा है n1 is to n2 is to n3 is equals to k by nf1 is to k by nf2 is to k by nf3 हो गया इसका n फैक्टर क्या है सोडियम का बोलो 1 कैल्शियम का बोलो 2 एल्यूमिनियम का बोलो 3 तो 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3 बोलो हाँ या ना 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3
2 और 3 का एलसीएम बोलो। 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6:2, 3:2। आया नहीं आया? जो भी होता है कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोला था फिर से याद रखो। सेकेंड वाला जो आपका लॉ था फराडे का, वो कह रहा था कि किसी भी फराडे लॉ के अंदर ये बोला गया था कि ऑफ आयन एक्यूमुलेट होता है किसी इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। बोला गया ना, ये बोला था। इसी को फर्दर जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो आ गया था प्रोडक्ट एन इंटू एन एफ, जो कि किसके बराबर था बोलो, कांस्टेंट के बराबर। मैंने कहा था 2 या 2 से ज्यादा कंटेनर्स ले लें आप, और हर एक कंटेनर में ना इलेक्ट्रोड डाल दो, ठीक है। ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। और इसको डाल दिया तो बताओ सब में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो भैया सब में इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा किसका, आयंस का एक्यूमुलेशन जो होगा, वो आयंस का एक्यूमुलेशन सब में सेम होगा, और एन इंटू एन एफ का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। तो वही बोला कि सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है 3F का तीनों में। इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला था दो संदर्भ में देखा जाता है, या तो आपसे करंट पूछेगा या तो आपसे चार्ज पूछेगा। पर अगर कुछ ना दे रखे हो तो चार्ज देगा, नहीं तो आपसे कुछ करंट के टर्म में पूछ लेगा। तो वही मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जब सेम पास हो रहा है, all the three cells are actually in the series combination, and whenever the series combination is there, the magnitude of the current in all cells will be same. If the magnitude of current is same, if the magnitude of current is same, then the amount of ions accumulated on the surface of cathode anode on electrode is proportional to electrochemical equivalent. Further, on solving gives that n into nf product, the product of number of moles and the n factor always remain constant. तो सारे सेल्स के लिए n into nf का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। मैंने कवर कर लिया। सवाल में आपसे रेशियो पूछा था, मतलब मोल्स का रेशियो पूछा था, कि पहले वाले का मोल, ये दूसरे वाले का मोल, ये तीसरे वाले का मोल, मोल 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 कर दिया। NF1 NF2 NF3, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, बस आ गया। आया समझ में? सवाल नंबर 2 लिखो। लिखिएगा। If same amount of electricity passes through, if same amount of electricity passes through, passes through the solution of CuCl and CuSO4, CuCl and CuSO4, to the solution of CuCl and CuSO4, electricity passes through CuCl and CuSO4, then passes through, full stop डालिएगा, then find the ratio of, then find the ratio of, then find the ratio of weight of copper deposited, then find the ratio of weight of copper deposited, then find the ratio of weight of copper deposited, weight of copper deposited, then find the ratio of weight of copper deposited. कान नाक थोड़ा खोल के रखा करो, ठीक ना। आप करके बोलते हैं तो थोड़ा लगता है अच्छा, इसलिए बोले CuSO4 deposited on the surface of electrodes.
on the surface of electrodes, on the surface of electrodes, on the surface of electrodes, ठीक है, देखो CuCl है, CuSO4 है, ठीक। तो ये CuCl और CuSO4 का बोला क्या आपको कि बताओ भाई कितना इलेक्ट्रोड जमा होगा, कितना वजन जमा होगा उसका। तो वही है, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो कॉपर और इसका रेशियोज निकाल लो। बताओ इसका NF कितना होगा और इसका NF कितना होगा, बोलो थोड़ा सा। इसका 2, इसका 2 या इसका 2, दोनों का 2 होगा। एक बच्चा बोल 2 होगा, बोलिए तो इसका कितना होगा। NF कुछ बताया था, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इसको ब्रेक कीजिएगा तो कैसे ब्रेक होगा बोलिए। और ये वाला हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, एगो। NF1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, NF2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। आएगा नहीं आएगा। अब रेशियो निकालना है तो निकालो रेशियो, बस सीधी बात है। N1 इंटू NF1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू NF2, ठीक है। N1 बाय N2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा NF2 बाय NF1। इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 1, दो बराबर बाय क्या हो जाएगा 1। बट आपसे वजन तो नहीं पूछा, आपसे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो तो नहीं पूछा है, आपसे क्या बोला वजन का रेशियो निकालो, वेट। तो नंबर ऑफ मोल से आप वेट कैसे निकालोगे बच्चा, बोलो। गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे। गिवन मास बाय, मैंने दोनों के लिए लिखा है क्योंकि दोनों में कॉपर का इस्तेमाल हुआ है। तो बताओ इसके लिए भी, इसका यहाँ पे एटॉमिक मास होगा 63 और इसके लिए भी क्या हो जाएगा 63, कॉपर है ना दोनों। तो बताओ सीधा बात है 2/1, वही रेशियो आंसर आ जाएगा W1 बेटा W2 2/1। और आप बोलोगे ना अगर कोई और एलिमेंट होता मान के चलो मैग्नीशियम सल्फेट दिया होता, तो बच्चे मैग्नीशियम का तो सही निकला ये, है ना। तो वो +2 सही था इन फैक्टर, मैग्नीशियम के लिए +2 होगा, मैग्नीशियम के पास क्या 63 होगा। यहाँ 24 हो जाता है, यहाँ 63 हो जाता, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। इन केस अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट ले लेता, चलो ले ही लेते हैं। अगर मान के चलो CuCl एंड MgSO4 होता, सेम सवाल होता, एन फैक्टर बच्चा अगर देखते तो इसका 1 आता और इसका क्या आता है 2, और मास अलग है, इसका कितना होगा बोलो 63 और इसका 24। ऐसा नहीं कि इसको मैंडेटरी बना लीजिएगा, गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मोलर मास होता है। तो बताओ एक मोल का मास जो देखोगे बच्चा उसका 63 है, उसका 24 है। तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि यहाँ पे हम करके मान के चलिएगा, तो यहाँ सीधा क्या कीजिएगा बोलिए W1 बटा 63, यहाँ W2 बाय क्या हो जाएगा बोलो 24, और कितना आएगा रेशियो, ये देखिए 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाइएगा, देखिए जाएगा ऊपर ही जाएगा नीचे, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 2 बाय क्या हो जाएगा W1 बटा W2, ये जाएगा 2, मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर जाएगा 2 इंटू 63, आई जाएगा ऊपर तो जाएगा नीचे 1 इंटू क्या हो जाएगा 24। आया समझ में। तो गलती मत कर लीजिएगा, यहाँ पे आयंस बदला तो वेट भी बदलेगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए ये भी लिख लीजिएगा साइड वाइज करके, ठीक ना। चलो कॉपी कर लो बच्चा।
हो गया क्या सभी का? इसको ही कॉपी कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। हम लोग का क्या क्या हो गया पढ़ा हुआ, बोलो सब कोई। वी हैव गॉन थ्रू गैल्वेनिक सेल, हाँ बोलो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा, उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सॉरी वो सीरीज जो पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, बोलो हाँ या ना। उसके हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा, फिर क्या था? हाँ इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन तो हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और अभी हम लोग को फैराडेज लॉ होगा, ठीक ना। वी हैव गॉन थ्रू दीस टॉपिक्स। यहाँ तक के टॉपिक में ऑनेस्टली बोलना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? दिस इज कॉन्सेप्ट साफ क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ये सब आपने फिजिक्स में सुन रखा है, केमिस्ट्री में बस आ रहा है। हाँ ये नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग वेरी करेगा, चीजें वही होंगी बट आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा, ठीक है। कर लिया सबने पहले कॉपी? इजाजत हो तो हम अपना आगे बढ़े, तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे। some important terms related to some important terms related to cells, some important terms related to cells। चलिए पहला लिखोगे बच्चा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सवाल है आपसे सिंपल, रेजिस्टेंस एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है या एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है? बोलो, इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक है। बाहर से रेजिस्टेंस बिहेवियर इनबिल्ट है, जैसे कि मैं बताता हूँ, किसी की इंसान का मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक्सट्रिंसिक। ऑब्वियस सी बात है, अपनी हेल्दी रूटीन नहीं अपनाया, मोटे हो जाओगे या खराब हो जाएगा शरीर, पतले हो जाएगा काफी ज्यादा। और अगर आपने काफी हेल्दी रूटीन अपनाया, यू आर जस्ट गोइंग टू वर्कआउट इन जिम, ऑब्वियस ही बात है आपका बॉडी अच्छा हो जाएगा। यू आर होल्डिंग दैट थिंग मार्फोलॉजी इन द एक्सटर्नल सेक्शन। अब डीएनए आरएनए सबके अंदर कॉमन है ना, वो तो इंट्रिंसिक बिल्ड है। या फिर आपके आपके स्वभाव का खराब या अच्छा होना भी इंट्रिंसिक बिहेवियर, ठीक है। तो वो दिखता नहीं है, वो पहचान में आता है, ओके। अब आ जाइए थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लिया जाए। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा, ध्यान दो। अगर मान के चलो रेजिस्टेंस तो आप लोग समझ ही रहे, इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में थोड़ा इलाबोरेट करते हैं कैसे। मानिए कि प्लेट है, दीज आर द टू प्लेट्स, इस प्लेट पे आपने लगाया पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे आपने लगाया निगेटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव लगाया वो कहलाता है एनोड, और निगेटिव लगाया तो वो क्या कहलाएगा, कैथोड। ठीक है, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज निगेटिव। अब बच्चे भाई आपने प्लेट बना दिया,
ये कैसे रिएक्शन होगा? आप तो उसमें से सिलिंड्रिकल रॉड बना रहे थे। मतलब आप कह रहे हैं कि तार में करंट लगेगा, थाली में तार चिपका देंगे तो करंट नहीं मारेगा। जल सकता है? सेब से क्या मतलब है भाई? जलने का तो ऐसा भी जलता है, इलेक्ट्रोड्स ऐसे ही बनते हैं। आप देखोगे कई सेल्स को तोड़ के, उसमें इलेक्ट्रोड्स नहीं, पैनल्स होते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल आपके घर का जो बैटरी होता है, इन्वर्टर वाला जो बैटरी है, उसके अंदर जो लेड ऑक्साइड्स का लेयर होता है या लेड के जो रड्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली वर्टिकल ऑर्डर। अब सोचिए थोड़ा रिएक्शन होता है तो होता क्या है? इसके अंदर आयंस माइग्रेट करता है, जैसे कि अपना गैल्वेनिक सेल ही ले लेंगे। कौन कौन सा आयन था बोलिए थोड़ा सा, बोलिए कौन सा? थोड़ा शर्म करो। मैं तुमसे गैल्वेनिक बोला और तुमने आंसर भी कर दिया। गैल्वेनिक है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक है ये। हो सकता है गैल्वेनिक क्या, जिंक कॉपर, लेकिन इसमें भी चलेगा। जिंक और ये क्या है बोलो, कॉपर। तो ये Zn+2 बनेगा और यहाँ Cu+2 बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट आयंस का माइग्रेशन होता है बच्चा। तो आप करते क्या हो, देखो बता देता हूँ। जैसे मान के चलो, इसको थोड़ा ईज कर लेते हैं। जैसे मान के चलो तुम कॉपर ही ले लो, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐसा मानो, तो ये Cu+2 है और SO4-2, यही ना होता है। अपोजिट चार्ज माइग्रेट करता है एक दूसरे के अपोजिट सेक्शन के ऊपर, यही होता है। अब जब माइग्रेशन होगा तो सोचो, आयंस जब माइग्रेट करेंगे तो रास्ते में इनकी मुलाकात हो सकती है। सल्फेट का मुलाकात सल्फेट से हो सकता है, एंड दैट सल्फेट विल गोइंग टू रिपेल द सल्फेट आयन, एंड द कॉपर विल गोइंग टू रिपेल द कॉपर आयन। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन ही प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे बोलो, रिपल्शन, इसको भी ये रिपल्शन प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगा। स्टेबिलिटी इन द सेंस ये रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल करेगा, स्टेबिलिटी नहीं, बेहतर है इसका माइग्रेशन को ये हिंडर करेगा, क्योंकि ये भी निगेटिव रास्ता में मिला। तो सल्फेट जाना चाह रहा था, मान के चलो राइट साइड, रास्ते में दूसरा सल्फेट मिल गया, उसको रिपेल करके नॉर्थ भेज दिया। तो बताओ उस आयन को आने में दिक्कत हो रहा है ना अभी तक। कोई जाना चाह रहा है नॉर्थ, उसको भेज रहा है वेस्ट। समझ में आ रही बात है? तो उसका डायरेक्शंस बदल रहा है, और अगर डायरेक्शन बदलेगा तो आयंस के माइग्रेशन से ही करंट का जनरेशन होता है यहाँ पे। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन कन्वेक्शनल करंट को परमिट कर रहा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आयंस का माइग्रेशन परमिट कर रहा है करंट के जनरेशन के लिए, ठीक है। बट एक आयन तो है नहीं, भीड़ लगी हुई आयन की। और आयन अगर माइग्रेट करता हुआ कैथोड या एनोड की तरफ ट्रांस कर रहा है, जा रहा है, तो आयन दूसरे आयन से मुलाकात करेगा रास्ते में, और वो आयन दूसरे वाले आयन को रिपेल करेगा, बोलेगा नहीं जाने देंगे। या डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाए, भीड़ ज्यादा हो जाए, ऐसे भी चलने में दिक्कत, बोलो हाँ या ना। तो इस कारण से इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, ये लोग आपस में ही लड़ लड़के, तो उसको रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, हिंडर कर रहा है, हर्डल डाल रहा है, बैरिकेडिंग कर रहा है। इस बैरिकेडिंग को, हर्डलिंग को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्ट करना, रोकना। तो इसी टर्म से क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहीं बाहर से थोड़ी आया, खुद के ही अंदर इंटरनल डिस्प्यूट चल रही है और उसी के कारण रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। जैसे कि किसी बाहरी आदमी को पता चल जाए इस घर के चार भाइयों में लड़ाई हो रही है, तो कुछ ऐसा दस्तावेज प्रस्ताव कर दो उसके सामने कि एक वाला भाई उसकी प्रॉपर्टी हड़पने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन द फैमिली एक्चुअली वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर देता है बाहर वाले को। रेजिस्टेंस को बाहर से थोड़ी आया, खुद का रेजिस्टेंस आया, समझ में? इसलिए इसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। कौन सा फैक्टर कहते हैं बोलो? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक बोले तो आंतरिक, आपके अंदर प्रेजेंट है। एक्सट्रिंसिक बाहर से आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो यार, तो ये माइग्रेट करेगा तो इसको रुकावट लाएगा। तो मान लो इन लोग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस है एल, कितना है बोलो, एल। और इस प्लेट का एरिया लेंथ है ए,
A is the area of plate of electrode. तो इलेक्ट्रोड का मतलब भैया क्या हमेशा रेड शेप का होगा ना बच्चा? प्लेट्स भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपको प्लेट्स भी काम आएगा। छोड़ो, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं वायर को एक टाइम के लिए चौड़ा बना दूं तो करंट नहीं फ्लो करेगा? फ्लो करेगा। और सिलेंड्रिकल बनाने से उसको ये फायदा होता है, कैरी करना आसान है, ले जाना आसान है, फोल्ड करने पे टूटेगा नहीं, बहुत सारी बात है, सरफेस एरिया बच जाएगा, मटेरियल कम लगेगा। स्किन इफेक्ट वाला गेम बताया था इसी के लिए। और वायर को भेजना आसान होता है। और अगर चौड़ा चौड़ा पट्टी का वायर बना दो तो थोड़ा सा तकलीफ है उसको कैरी ऑन करने में। इवन की चौड़ी पट्टियां अगर बनाई जाती है तो आप केबल वायर्स पे अगर थोड़ा मैं वायर बोल के गलत कर रहा हूँ, केबल होना सही ऑप्शन है। अगर इंटरनेट केबल्स पे गौर करोगे तो उनमें जो बच्चे ऐसे चौड़ी पट्टियां होती है, और चौड़ी पट्टी को थोड़ा गोल करना, बहुत पतला पतला सिलेंड्रिकल वायर चिपका हुआ रहता है आपस में, है कि नहीं? इंटरनेट के तार को देखना रहता है, उसी में से कट से तोड़ दोगे टूट जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें भी सिलेंड्रिकल यूज करना हम ये नहीं है। आगे चल के ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, कोर एंड क्लॉडिंग का गेम होता है वहां पर। टीआईआर का एक टॉपिक होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे इंटरनली वेव रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमिट होता है। और कोर और क्लैडिंग नाम का शीशा का एक लेयर रहता है उसके अंदर। इस कारण से आपकी पिक्चर क्वालिटी इतनी ज्यादा शानदार आती है, बिकॉज वो ट्रांसमिशन वेव पे डिपेंड कर रहा है। कम्युनिकेशन नाम के चैप्टर के अंदर वो वायर्स पे आपको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। तो ये समझ में आया? अब देखो ये जैसे आया तो ये माइग्रेट कर रहा है। तो ई हो गया एरिया ऑफ प्लेट। अब एनसीईआरटी बोलते हैं इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ प्लेट। तो भैया इलेक्ट्रोड का अभी तक में सिलेंडरिकल बना हुआ था, चला एरिया कैसे लेंगे? एरिया लेंगे तो सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इसको ही बोल दीजिए, क्या चल जाएगा? सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया। अलग बात है इसका 2 पाई आर एच होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, इसका एल इंटू बी होगा। अरे बोलो हाँ या ना? इसका ले लीजिएगा विड्थ बी, और कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हाइट ले रहे हैं एच। भाई मेरा मजबूरी है, बोलो क्या मजबूरी है कि लेंथ ले लिए हैं, है समझ में? आपको इस अपोजिशन में मत आ जाना कि एच के लेंथ को एच एल क्यों नहीं माने, एल पहले से ले रखे। एरिया क्या हो जाएगा? एच इंटू बी। एरिया निकल जाएगा क्या? लेंथ है। तो रेजिस्टेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बोलो यहाँ से? रो एल बाई क्या चीज? रो की जगह रेजिस्टिविटी लिखा, एल की जगह एल लिखा, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा था एरिया ऑफ प्लेट का मीनिंग क्या है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिजिक्स के अंदर ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, आप गलती कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पे ए क्या है बोलो, यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट वर्क्स एज अ क्रॉस सेक्शन। देखो बताता हूँ, बस समझो, धीरे धीरे समझ जाओगे, इन्फॉर्मेशन का भी गलती नहीं होगा। मान लो ये वायर है, और वायर को सिलेंड्रिकल शेप का कंसीडर किया जाता है। आयंस का या इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ऐसे हो रही है, उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस देखते हैं आप ही वाला, इसी को ना क्रॉस सेक्शन कह देते हैं। और थोड़ा फील कीजिए, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ले लिए तो ऐसे करके है, ऐसे के बीच में ना आयन चल रहा है, उसके लिए क्या कहलाएगा? बात वही है, फिजिक्स से ही आंसर आ रहा है, बट समझना पड़ेगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है? पढ़िएगा तो एक कंफ्यूजन होता है। आइए उसके बाद लिखा टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या लिखा बोलो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कोई दूसरा नाम बता सकता है इसका? वेरी गुड, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बोलो? रेजिस्टिविटी। बोलो हाँ या ना? इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, जैसे? और अगर रो का चर्चा चला तो थोड़ा चलो इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कर लेते हैं। रो का फॉर्मूला बताइए थोड़ा सा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या था? तो अलग उल्लू बना रहा है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फिर बोला आंसर होगा। रो का फॉर्मूला क्या था? एल के इंटू एल का फॉर्मूला निकालेगा, आर इंटू ए बाय रो, मतलब कुछ भी। हाँ हाँ, रेजिस्टिविटी बोलो हाँ या ना? अब देखो, आर इज इक्वल टू यहाँ रो एल बाय, सिंपल वाला ही यूज करेंगे, जो ये बच्चा बोल रहा था सही है। आर इंटू ए बाय क्या लिखेंगे? एल इज इक्वल टू रो। बोलो हाँ या ना? अब सुनिएगा,
अगर हम ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें और एल को मान लें 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो r इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रो। तो r का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? रो के। हो जाता है ना? 1 1 कर दिया, सेंटीमीटर वगैरह इग्नोर करो। r किसके बराबर? रो के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, तो उस दौरान जो रेजिस्टेंस कहलाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर। उसको हम लोग कह देंगे कौन सा रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाम तो सुनिए ना बच्चा। देखो जब कभी वर्ड पे आपको करना पड़ेगा ना, तो आप कभी जब बहुत डिटेल से आगे चल के पढ़ोगे तो उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। एक एक शब्द का ना बहुत ज्यादा मीनिंग है। अगर कुछ भी आपने लिख दिया और बड़े पोजीशन पे बैठ के कुछ भी अलाय बलाय आप शब्द का इस्तेमाल कर लिए, तो एक वर्ड पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल डालेगा। ठीक ना? सिनेरियो ही बदल डालेगा। दैट इज अ बेसिक थिंग। तो चलो देखो यहाँ पे आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना बताओ? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ कितना इन दोनों के बीच का कर दिया? तो इतना जो आयन गुण बन रहा है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देंगे। उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कह देंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। समझ में आया? तो क्या बोला? रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग एरिया बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू कितना? 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है बोलो? डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ रो। दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। तो ये सब भैया तो हमको पता है, आपको पता है। अभी समझेंगे आगे। और संडे को ही परीक्षा होगा? मंडे को होगा फिर? बड़ा टाइम। ट्यूसडे को क्या है? अभी मंडे को क्या है? कुछ है? वो जन्माष्टमी। हाँ तब तो दिन आज बनता है भाई, एकदम छुट्टी होना चाहिए। जन्माष्टमी में कैसे दिन छुट्टी होगा? दिल फिर भी चुपके से पूछ रहा उससे है। सब
बताएं, कर लिए? एक टर्म डालो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस R बराबर रो L बाई ए। ठीक, इसको उल्टा करो, 1/R। रेजिस्टेंस का उल्टा, तो ए हो जाएगा, यहाँ रो हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, क्या चीज से? कॉलेज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। आइए टर्म कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। रो का फॉर्मूला क्या है बोलो? R × A/L। उल्टा कर दीजिए, 1/रो रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, कप्पा, कप्पा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्या, जल्दी बताओ? कंडक्टिविटी। अब आओ थोड़ा यूनिट यूनिट खेले, करें? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चा, बोलो? आओ, ये ओम होता है क्या? चलिए देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बोलो? यूनिट खेलते हैं। आर का क्या होता है बोलो? ओम। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, बोलो हाँ या ना? तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो, आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बोलो? रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो 1/रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे ओम और पावर में -1, ओम इनवर्स। चाहो तो माहो लिख दो, हाँ, या फिर चाहो ओम लिख दो, या चाहो ना 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 ओम ने, ओम पे पावर -1, या फिर ऐसे, सब चलता है। सारे ग्रीक सिंबल सही हैं। ओम इनवर्स, माहो, ऊपर टोपी नीचे टोपी, एवरी टोपी। हम्म, आइए देखिए फिर, बुलाया नहीं आया, क्या होता है बोलो? लिखा। और एक होता है जॉन साइमन कमीशन, सुना है? वो साइमन को नहीं सुना? हिस्ट्री पढ़े हो? मेरे किताब में था, साइमंस कहते हैं। हाँ, SIMON वाला साइमन था। बोलो यार, यस और नो? साइमन कहते हैं इसको। साइमन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? कंडक्टेंस। ओम इनवर्स, माहोल, टोपी ऊपर टोपी नीचे, साइमन इनवर्स। ठीक है, आइए इसी सब का इस्तेमाल करते हुए सबका यूनिट लिखिएगा। रेजिस्टिविटी का बोलो, 1/R। क्या बोल रहे हैं आप? रेजिस्टिविटी ना पहले, R/A क्या हो जाएगा? L। इसका ओम हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर, तो ओम मीटर। ओम और क्या हो जाएगा? मीटर। और अगर कप्पा कर लोगे तो ओम पे इनवर्स, मीटर पे भी इनवर्स, उल्टा इसका। इसको और क्या लिख सकते हैं बोलो? माहो मीटर इनवर्स। और क्या चीज?
उल्टा टोपी मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। अभी सिखाया ना, बोलो यार यस और नो। साइमन क्या लिखेंगे? मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर भी चल जाएगा, मीटर में चल जाएगा, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कहाँ पे? 1/रो का RA/L तो की है। अच्छा यहाँ पे L/RA। हाँ सॉरी। है सही है। हाँ सही सही। सॉरी, आया समझ में यूनिट क्या हो रहा है? तो कहेंगे सेंटीमीटर भी यूज कर लेता है तो चलेगा सब। पाओ मीटर में ऐसा ही सिस्टम में लिखा रहा है, इसलिए ऐसा यूनिट कर रहा है सबका। अच्छा आ जाओ, सुनो सब कोई। एक टर्म आता है, इसको कहते हैं के, नहीं कहना इसको, ऐसे कहना कप्पा। क्या कहोगे बोलो? कप्पा। कंडक्टिविटी का कप्पा। हाँ ये, एक मिनट। रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, टर्म आता है सेल कांस्टेंट। ठीक है। सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय L/A is given by G star. L/A is given by, जल्दी बताइए, G star, and G star is called as cell constant. कहलाता है सेल। L/A का रेशियो कहलाता है सेल कांस्टेंट। तो R बराबर क्या जानते हैं बोलो? रो L/A। ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग ऐसे रीअरेंज करते हैं। R है यहाँ से, रो है, L/A की जगह क्या लिख सकते हैं? G स्टार लिखेंगे, G स्टार लिखेंगे। अब इसको थोड़ा उल्टा करो, इसको नीचे लेके आओ इधर, 1/रो, और 1/R को इधर लेके आओ, यहाँ पे G स्टार हो जाएगा। 1/R रो क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज गिवन बाय, और 1/R इज गिवन बाय G, और ये क्या चीज? G स्टार। G इंटू G स्टार इज इक्वल टू कप्पा। G इंटू G स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा। तो कप्पा बराबर सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टेंस। चलिए कर लीजिए कॉपी। कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा बोलो? बोलो। मीटर, और मीटर स्क्वायर होगा। G स्टार का क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से?
बोलोगे? ये 11th वाले का टेस्ट नहीं होता है क्या? हाँ, सब आता है सब। वही टेस्ट नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा? फिर एडमिट करने देगा? तब भी सब पागल होता है इससे। तो के बाटा कैसे भी चले गए ना ऊपर से। उनको दे दिया है जमीन विभाग। हाँ, बीपीएससी वाले टीचर का। हाँ, दिखता है दिखता है। वो फेस पे नजर आता है सबके। सुबह से लेकर रात तक उल्ले एग्जॉस्ट एकदम। टीचिंग सेक्शन से बात में वो तुमको बता देते हैं। अगर तुमको टीचिंग सेक्शन में इनकेस ऐसा मन है कभी, तो भाई रियलिटी बता देते हैं आपको। गवर्नमेंट टीचर में बड़ा पोस्ट वाला टीचर बनो, पीजीटी या टीजीटी। अब बहुत स्पेसिफिकेशन से कह रहे हैं केंद्र सरकार के अंदर शिक्षक बनो अगर बनना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, नवोदय, ये सब के टीचर्स आप बनेंगे सैनिक स्कूल और बेटर सिमुलतला, ऐसे स्कूल्स के टीचर बनो तो ठीक है। सैलरी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है, लाखों में सैलरी चलती है उनकी। मतलब स्टार्टिंग स्केल 50 60 70 हजार से शुरू होता है, से केंद्रीय विद्यालय। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ट्रांसफर मिलते रहेगा। अलग अलग जाओ, केंद्र सरकार है, स्टेट भी बदल देगा वो। नहीं तो अगर आपको फिर बनाना है रॉयल्टी इनकम, और तुम अपने तगड़े लेवल के मार्केट में बनना पड़ेगा तुमको प्लेयर फिर। अब तुम सोचोगे कि नहीं भाई मुझे पैसा बनाना है, तो वो मार्केट में आना पड़ेगा अपने दम पर। मेहनत लगेगा, बट हाँ है। और रियली बता रहा हूँ, जितने में लोग पता नहीं ऐसा मान लेते लोग हल्के में ले रहे हैं ना टीचिंग प्रोफेशंस को, ये वो दिस दैट। 2020 के बाद सबसे ज्यादा टर्नओवर इसी सेक्शन में हुआ है पैसों का, बहुत ज्यादा। जल्दी फिर 3 4 का एग्जांपल बता, 3 4 कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब 8,000 करोड़ उनका नेटवर्थ है। अब 8,000 करोड़ में लगा लो, 8 के पीछे 10 शून्य लगा हुआ है। कोटा में टीचर्स लोग ना घर नहीं बने हैं। घर को लाइक ऐसा मानो कि उसके अंदर दुनिया की हर फैसिलिटीज प्रेजेंट है। अगर तुम्हें मूवी देखना है ना, होम थिएटर उनका अपना है, निजी। उसमें आराम से 50 आदमी बैठ के पॉपकॉर्न लेके बैठ सकते हो, सोफा लगा हुआ है सामने, 10 वर्कर काम कर रहे हैं तुम्हारे साफ सफाई के लिए। स्विमिंग पूल है। एलन माहेश्वरी के जो मालिक हैं एलन के, उन लोगों का घर नहीं भाई, लाइक विला है। यहाँ से शुरू कर लो, लगभग जेल गेट तक चले जाओ, तब तक उन्होंने अपने प्लॉटिंग और घर बना रखी। लगभग 5 से 6 ऐसे करके तो रियली है, बट वही बोले ना, मार्केट प्लेयर बनना इट्स नॉट दैट इजी। बट जो आज जो लक्रेटिव जॉब आती है ना कि 10,000 बहाली है, फॉर्म भर दो हो जाएगा, 20% कट ऑफ है, इन सब का फ्यूचर कोई खास नहीं है। ये तो बात मैं जान रहा हूँ। ये इनको अपने वोटिंग बैंक बढ़ाने के लिए बनाया गया है, और कुछ नहीं। कल के दिन हो सकता है कोई प्रावधान निकाल के सरकार इन पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दे। कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे नहीं कर सकती, उनके मूल अधिकार के अगेंस्ट है। बट मैं बोला, अगर इन केस आपने ऐसा सोचा है कभी फ्यूचर में, तो गो विद द सेंट्रल टीचर्स। वेरी वेरी गुड जॉब। केंद्रीय विद्यालय के एक टीजीटी टीचर्स का जॉब अभी लगभग बता रहे हैं, अभी आपको जो आपको 10 तक पर आ रहे हैं, उनका लगभग स्केल 60 70 हजार रुपये होता है। टीवी के टीचर्स लोग कभी नहीं देखोगे स्ट्रेस लेते हुए।
उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने से मतलब है ना फलना, कोई नहीं, घर में जाके सो जाते हो। और मैंने आज तक एक ही टीचर को ट्यूशन पढ़ाते देखा खगड़िया में, केवी के। वैसे पढ़ाना अलाउड नहीं, पीआर शर्मा सर को। मेरे टच में भी बायो के एचओडी थे वहाँ। बाद बाकी कोई टीचर को मैंने ऐसे हेक्टिक होते नहीं देखा। वो भी शौक से पढ़ाते थे, या अकेले रहते तो पढ़ा देते थे। प्राइवेट स्कूल्स में पेमेंट है, बट जॉब आपका काम ना हिस्सा लेता है, जैसे डीएवी वगैरह है। सीनियर टीचर बन जाओगे तो स्केल बहुत अच्छा, वहां भी 70-80 हज़ार रुपए मिल रहे सीनियर टीचर्स को। नॉर्मल तो आप बिल्कुल मत आंको, डीएवी के टीचर्स का, सीनियर टीचर्स का स्केल लगभग 70-80 थाउजेंड का पर्क्स है उनका। और सबसे बड़ी बात है उनका कि भैया पहुंचते वहां पे हैं, किसी भी सीबीएसई स्कूल में, मैं एक स्पेसिफाई नहीं कर रहा, नजर से मत लीजिएगा। आप डीएवी पढ़ रहे हैं, होमिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रोजबर्ट पढ़ रहे हैं, जो सीबीएसई स्कूल में प्राइवेट सेक्शन में बच्चे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वेल टू डू फैमिली से आ रहे हो, मैक्सिमम बच्चे। तो उनके मम्मी पापा के पास होता है थोड़ा अच्छा पैसा, तो टीचर्स को पूरा अच्छा खासा पेमेंट देते हैं अपने घर पे, लाइक ट्यूशन दे दीजिए, वो दे। एक्स्ट्रा कमाई भी वहां ढेर है। डीएवी के यहाँ टीचर को देखो, खूब ट्यूशन पढ़ाते हैं। और वहाँ पे भयंकर स्केल भी, मतलब पैसा मिल जाता है, बट हाँ वही है, पहले तो स्कूल तुम्हारा 7 घंटा 8 घंटा टाइम लिया, तो 5 घंटा तुम ट्यूशन पढ़ाओ, 13 घंटा तुम उसी में एंगेज हो, तो लाइफ नहीं रह जाती। केंद्रीय विद्यालय के टीचर के पास लाइवलीहुड है, घूम रहा है, मस्ती में है एकदम, कभी ये ट्रिप कभी वो ट्रिप। स्कूल में इतना फंडिंग आता है, कहाँ कहाँ भेजते रहेगा फिर। अब 40 दिन गर्मी छुट्टी, 20 दिन जाड़ा का छुट्टी, अपना छुट्टी 30 दिन। सोचिए क्या लाइफ है। कोर्स के अपने जगह पे जो हो रहा है हो रहा है। स्कूल का बिल्डिंग फैसिलिटी, यहाँ तक, यहाँ जब भी सबसे अच्छा बिल्डिंग इसी का है। केंद्रीय विद्यालय वाले ने बिल्डिंग सबसे सही बनाया है, भले मेंटेनेंस अलग मान के चलो, अब थोड़ा ठीक ठाक किया है, अब बिल्डिंग उसको बहुत अच्छा मिला है भाई। बाहर के केवीज में चले जाओ साला, कुछ केवीज तो ऐसे है, चंडीगढ़ का एक लड़का हमको केवी दिखाया था, ऐसा मैं देख के होश उड़ गया मेरा। पूरे स्कूल में स्टार्टिंग से ही वुडन फ्लोरिंग कर रखा है अंदर तक, और पूरी सीलिंग पर लाइटिंग खतरनाक, हर एक बच्चे को टैब दिया हुआ है पढ़ने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, उसमें कितना दे रहा है, उसका मालिक कौन होता है? पहली बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इसको देखती है, कुछ भी दिक्कत होगा डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री तक जा सकता है। इसमें कुछ भी दिक्कत है, माली मुफ्ती इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खगड़िया है। आप वहां पे जाके ये सोचोगे ना कि भाई कैसे कर ले वैसे कर ले, लकड़ी की तरह सीधा कर देगा 2 मिनट में, एक ही फोन में बोले तो डीएमए को फोन चल जाएगा, क्या कर लोगे फिर? पूरा प्रशासन लुट जाएगा आपके अगेंस्ट में। तो आप केंद्रीय विद्यालय के प्रेमिसेस के अंदर चाहोगे चौड़ में कुछ बोल देना, नहीं सुन रहा है वहां पे कोई। एक्चुअली उनके पास कैपेबिलिटी होती है। और जैसे डीएवी जैसा संस्था है, डीएवी इसलिए बना, डीएवी क्या है कि ब्रांचिंग वाला है। और डीएवी जब यहाँ आ जाता है, तो डीएवी में पढ़ते हैं ह्यूज जायंट्स के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, नेता पॉलिटिशियंस के बच्चे, तो वहां से उनको पावर पोटेंशियल मिल जाता है खतरनाक लेवल का। अब उनके टच में रहोगे, कांटेक्ट में रहोगे, तो भैया वो कौन ही क्या कर लेगा। और जहाँ जितना भी नेता लीडर या फिर बिजनेस के मैन के बच्चे होंगे, वो ज्यादातर दिखेगा पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि अच्छी सैलरी होती है, मतलब अच्छा पेमेंट ले रहे हैं, तो पढ़ा भी बहुत अच्छा रहे वो। वहां पे होता है कि वहां के प्रिंसिपल को यहाँ से पावर पोटेंशियल मिल जाता है खासा। यहाँ पे AK सिंह सर थे, उस समय जब वो रहे, वो मात्र एक प्रिंसिपल थे जो 8 साल 7 साल रहे डीएवी खगड़िया में, और एक भी ऐसा नहीं था बाहर का कोई भी आदमी जो आके उनसे बहस करके चला जाए, क्योंकि उस इंसान ने सबको कंट्रोल कर रखा था वहां, सबको लगभग। एक बार कुछ हुआ था कि कुछ बहस हो गया था, और लाइक स्कूल में थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला माहौल हो गया, तो दूसरे स्कूल में सुनता हूँ प्रिंसिपल को सुना धोप के चल गया, ये वो दिस दैट। AK सिंह के साथ एक बार हुआ था। गार्जियन सोचे कि 20-25 जून गार्जियन का मिलकर सोचा कि उनको धोपेंगे, ये वो दिस दैट, तब आ गया गेट पे, ये वो दिस दैट कर रहा है। भाई साहब 5 से 10 मिनट के अंदर उतने थे प्रशासन और ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस को कॉल कर लिया ना, खैर नाम नहीं लेना चाहूंगा, धीरे धीरे भीड़ खाली होगी। और सब नहीं कर पाता, उन्होंने किया। अभी सर तो रिटायर कर रहे हैं, जामतारा में थे, लाइक उस स्कूल से। हाँ, देखो आपके लिए कितना अच्छा होता है, देखो अभी मैं थोड़ा सा वही बात बोल रहा हूँ, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। अपने यहाँ एक मैथ्स टीचर आने वाले थे यहाँ पढ़ाने के लिए,
और वहाँ के वो पीजीटी टीचर थे, डीएवी के, जामताड़ा के, जहाँ पे एके सिंह सर पोस्टेड थे। सनौली में सर थे और पोस्टिंग वहाँ था और वहाँ पीजीटी परमानेंट टीचर थे डीएवी के। और वो मेरे से आके मुलाकात की और बोले कि सौरभ एक काम करते हैं, हम लोग इंडल्ज करके कुछ नया स्टार्ट करते हैं। फिर शायद मैं ही थोड़ा-सा बैक ले लिया, लेकिन सर आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। द रिटायर्ड पीजीटी टीचर फ्रॉम डीएवी और वो आते परमानेंट टीचर थे। और डीएवी के टीचर का एक स्पेसिफिकेशंस तो होता है कि भैया टीचर अच्छा होता है, बुरा तो नहीं होगा। और जुड़ने वाले थे इन केस अगर मैं शायद अभी फॉरवर्ड करूँ तो ज़रूर आते सर यहाँ जॉइन करने के लिए। यहाँ की बात कर रहा हूँ आपको। मेरा अभी कुछ और प्लान था बट अभी थोड़ा-सा स्टैग्नेटेड हूँ कुछ रीज़न्स की वजह से बट आई विल जस्ट ग्रो दैट कि मुझे लाना है वैसे लोगों को। और अच्छा बात होता, रिटायर्ड पीजीटी का आप थोड़ा-सा रिटायर्ड पीजीटी का थोड़ा एक्सपीरियंस समझिए आप। वो डीएवी में जो 20-20 साल से पीजीटी रहा है, उसे तो ऑलरेडी साला टिप्स पे होगा हर कुछ। तो सर आने वाले थे यहाँ पे और संयोग से उनका लड़का मेरे से पढ़ा था। और जिस स्कूल में एके सिंह सर थे, सेम स्कूल से सर थे। दोनों का रिटायरमेंट भी 31 जनवरी को हुआ इसी साल। सेम डेट पर दोनों को रिटायर किया मतलब रिटायरमेंट मिला दोनों को। तो फिर बात हुई और एके सिंह सर हैं, उनसे मेरा काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है मेरे भैया का, बहुत अच्छा। मतलब मुझे नहीं पता था, एक दिन देखे कि मैं ऐसे करके बाइक पे भैया को ड्रॉप किया, पर एके सिंह सर अपना गाड़ी लेके आए थे यहाँ पे। काफ़ी अच्छी गाड़ी थी उनकी, बड़ी खूबसूरत सी। तो लगा कि लाइक 30 से 40 लाख का गाड़ी ज़रूर होगा। आई डिडन्ट नो द नेम एग्ज़ैक्ट बट गाड़ी बहुत खूबसूरत था। गाड़ी यहाँ पे लगाया, फिर भैया को कॉल किए थे, वो तो भैया को हम बाइक से ड्रॉप किए। कंपनी में ना भैया छोड़ रहा पर। तो मेरा अपना कोई भाई नहीं है, कज़न है, बगल में मौसी का बेटा है। मैं उसको छोड़ने चला गया। मैं रुकता हूँ हमारे भाई, सर पे नज़र पड़ गया। मैंने उतर के प्रणाम किया, लाइक कहाँ चला है लेके मेरे को अभी तक ना लाइक उस प्रिंसिपल का हमेशा थोड़ा फ़ियर रहता है। और उसका ऐसा छवि था ना स्कूल के अंदर दबदबा, मार भी खाया हूँ मैं। 2 बार लगाया हमको, अपनी हरकतों की वज़ह से। 2 बार लगाया, सॉलिड थप्पड़ लगा था एकदम भयानक। पूरा मुँह पे दाग आ गया था एकदम ऐसा मारे। वो लाइक कुकर का सीटी नहीं बजता है? उस देर के लिए सुनाई ही नहीं दे रहा था ऐसा मारे। बोले आए तेरी क्या हो गया? बोले गलती नहीं था मेरा 3 लड़का था। एक सुमित सुमन और एक मैं समर विजय और एक मैं, तीनों पकड़ाए थे साथ में, दोनों अच्छे फ्रेंड थे। चला गया। अभी सुमित तो दुबई में काम कर रहा है। हमने एक लेडी ऑफिसर को देखो, पुलिस ऑफिसर है, थोड़ी एजेड है, किरण मैम, वो थाना प्रभारी थी महिला थाना की, उनका लड़का हुआ। अरे वो जान रहा हूँ। हाँ, सुमित। आप उन्हीं घर में रहते हो ना? हाँ, हाँ, सुमित और वो था समर विजय तो एनआईटी वारंगल से पास आउट है वो। लाइक ऐसा मारे सर, हिल गए थे। वो होता ना हिला डाना ना मैं सही में हिल गया था, ऐसा मारे। वैसे पापा लोग से काफ़ी कोरिलेशन अच्छा था, बट वो ये नहीं देखते थे डिसिप्लिन के लिए कि इसके गार्जियन भैया से पता है, किसी को फोड़ देते थे उधर के। तो लड़का भी ऐसे कर रहा था, खूब अच्छे पॉलिटिशियन का बेटा था, एनएससी रूट से बिलॉन्ग करता था और पॉलिटिशियन उसके पापा थोड़े नेता आदमी थे, ठेकेदार वगैरह काफ़ी अच्छे। और सोचा कि हाँ, पापा से कॉन्टैक्ट है क्या? धो दिए धर के उसको एक दिन, पुष्ट मारे। उसका मिजाज हो गया हल्का। उसको रोज बोलते थे रोज कि टिक्का लगा के मत आओ। उस साला इतना टिक्का लगा के आ जाए, हाथ में इतना धागा, उसको 2 बार वार्न कर चुके थे। अब बाल भी अजीब तरीके से, ऐसे पूरा। तो बोले ठीक है, इतना मारे उसको, ले अब पता है अजीब हुड टाइप का करते रहता था स्कूल में। जैसे पैंट ही पहनना तो पैंट नहीं पहनता था, यहाँ से शर्ट आधा निकला हुआ, बैग में कुछ नहीं। एक दिन मार खाया फिर सुधर गया। चलिए देखिए यहाँ से। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। इसको कहते हैं बच्चा देखो ऐसे करके प्रेजेंट करते हैं, पहले सुन लो पहले, इसको लिखना नहीं है, पहले देखो। इसको कहते हैं कैपम। मानो ये इलेक्ट्रोड्स है, लॉजिक समझिएगा। इलेक्ट्रोड्स को बच्चे मैं यहाँ पे नॉर्मली प्लेट की तरह ही कंसीडर करूंगा। किसके तरह कंसीडर करूंगा? प्लेट की तरह। इसके अंदर तुमने पानी भर दिया, एक डेटा से समझाएंगे आपको, ठीक ना? क्या भर दिया? पानी।
आयुषियन उनके दोस्त, थोड़ा ध्यान दे दे पढ़ाई पे बच्चा, बातें कर रहे हो। देखो यार, मान के चलो यहाँ पे पानी भरा, पानी में तुमने डाला एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपके पसंद का कोई ले लेते हैं, बोलो नाम एक इलेक्ट्रोलाइट का। हाँ, कॉपर सल्फेट ले लें, चलो कॉपर सल्फेट ले लिए सॉल्यूशन, ओके। कॉपर का मास 63, सल्फर का 32, 16 चक 64, 4 दू 6 3 9, 4 है ये, 6 3 12, 12 6, 12 6 15। ठीक, आपने 159 यू एक मॉलिक्यूल का मास होता है, आप एक मोल मॉलिक्यूल लोगे तो 159 ग्राम लोगे, बताए थे क्या मतलब होता है इसका। 159 ग्राम तुम तोले और तोल के इसमें चम्मच से स्टीयर कर दिया, मिल गया, नमक है मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके देगा ये, ठीक है, मिल गया। इन दोनों के बीच में तुम डिस्टेंस रखे 1 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, और इसमें तुम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हो, कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हो, ठीक है। इसका एरिया इतना लेना है आपको ताकि पूरा पानी इस एरिया में समा जाए, मतलब पानी में पूरा डूबा होना चाहिए इलेक्ट्रोड, पानी से बाहर नहीं, इसलिए हम कंटेनर को देखो तुम भरे हुए हैं, भाई भरा नहीं था, भर दिया, ठीक है। ये क्या है बोलो, ये डिप इन द सॉल्यूशन, डिप इन वर्ड जल्दी बताइए, सॉल्यूशन। तो इसका जो कंडक्टिविटी होगा, इसका क्या होगा मैंने बताओ, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पढ़े ना अभी, कप्पा, दैट कप्पा इज कॉल्ड एज अ मोलर कंडक्टिविटी। कौन सा कंडक्टिविटी, समझ में आया, तो देखिएगा यहाँ से, टू इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर। मोलर कितना का बताओ, 1 मोल, तुमने चम्मच से 159 ग्राम ने कॉपर सल्फेट मिला दिया, या 1 मोल किसी का भी ले लीजिए, आप फिर कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इतना प्लेट का एरिया लेना है ताकि पूरा वो पानी के अंदर समा जाए, ठीक है, बाहर नहीं निकलना पानी से। तो जो इसका कंडक्टिविटी कहलाएगा, कंडक्टिविटी जो ऊपर है, कौन सा कंडक्टिविटी हो जाएगा, एरिया स्पेसिफाइड नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया इज नॉट स्पेसिफाइड है, एरिया इज सो लार्ज कि पूरा सॉल्यूशन उसके अंदर आ जाए, ये हो सकता है, बट एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर नहीं लिखा है, लिखा है डिप्थ इन द सॉल्यूशन। परिभाषा एनसीईआरटी में सबसे अच्छा लिखा है इसका, कि अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है वो 1 मोल सॉल्यूशन के बराबर है, और इतना लार्ज है कि पूरा सॉल्यूशन उस एक में जाके समा जाए, तब उसके कंडक्टिविटी को कंडक्टिव, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, लिखेगा परिभाषा पहले, लिखेगा, लिखेगा द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the conductivity of 1 mole of an electrolyte, the conductivity of 1 mole of an electrolyte, the conductivity of 1 mole of an electrolyte, mole of an electrolyte, of an electrolyte, electrolyte, placed at, placed at, electrolyte, sorry, placed at क्या था, placed at काटिए, कॉमा डालिए, placed at काटिए, कॉमा डालिए, लिखिएगा, when separation between electrodes, when separation between electrodes, when separation between electrodes is 1 centimeter, when separation between electrodes is 1 centimeter, when separation between electrodes is 1 centimeter,
separation between electrodes is 1 centimeter and area is so large and area is so large and area is so large that whole solution so large that whole solution area is so large that whole solution area is so large that whole solution contained between them area is so large that whole solution contained between them समझ में आया उनके बीच में पूरा सॉल्यूशन आ जाना चाहिए आया समझ में then that is basically called क्या क्या लिखा बोलो क्या चीज सॉल्यूशन उसको हम लोग क्या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी तो एरिया इतना लार्ज लेना है कि सॉल्यूशन इसके बीच में आ जाए ठीक ना दैट इज द बेसिक थिंग अब सुनो यहां से इसका फॉर्मूला होता है बच्चे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम से कैप एम है ये कंडक्टिविटी कप्पा लिखो इनटू 1000 लिखो बाय मोलरिटी एम लिखो क्या लिखो बोलो कंडक्टिविटी कप्पा 1 to 1000 बाय मोलरिटी क्या चीज एम ठीक है कप्पा का यूनिट बोलिए अभी बोले थे बोलो बोलो कप्पा का देखिए बोलो यार ओम इनवर्स कप्पा का क्या क्या हाँ ओम मीटर इनवर्स पक्का हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पक्का यही होगा ना मोलरिटी का बोलिए मोल बाय वॉल्यूम होगा ये होगा इन लीटर तो बोलो यहां से क्या लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मोल की जगह मोल लिखो और वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब लिखो इसको ऊपर लेके चल जाओ ओम इनवर्स मीटर क्यूब मोल इनवर्स मीटर क्यूब मीटर इनवर्स ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसको कैपएम कहते हैं इसको मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है तो बात समझ में आया ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अब सुनो बच्चा इसको क्या लिख सकते हैं और साइमन लिख सकते हैं क्या साइमन मीटर स्क्वायर और क्या चीज मोल इनवर्स और कहीं बच्चा सेंटीमीटर भी लिख दे तो ऐसा मत बोलिएगा लड़ने आ जाएंगे कि ऐसा नहीं गलती है नो सेंटीमीटर भी चलेगा देखो डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर रखे अब 1 सेंटीमीटर क्यों रख रहे हैं लॉजिक समझिए ना आप जाके भैया वहां पे 4 किलोमीटर का सेल थोड़ी ना बनाएंगे यहाँ से मानसी तक सेल सेल कैसा होता है बोलिए एक डब्बा जो कि आपके बेंच पे रखा हुआ है उस पर लेबोरेटरी में तो सेंटीमीटर ही होना चाहिए ना इस कारण से आप चलिए कर लीजिए को यूनिट याद रहेगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स
इसकी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या है, जहां सॉल्यूशन में लिखा है आपने 1 मोल, वहां लिख दो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जहां डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, वहां 1 सेंटीमीटर बस हो गया। बस जहां 1 मोल लिखा है वहां लिखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल की जगह, बस बन जाएगा। लिख लो सारे बच्चे। जहां 1 मोल लिखे हैं 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट, गिव द टॉपिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। टॉपिक डालिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सिंबल बदल के कैप इक्यू कीजिएगा और 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखिएगा 1 मोल की जगह पे, बाद बाकी सब कुछ सेम है। डेफिनेशन लिखा सबने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर लीजिएगा बस। फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा बताएं, बोलो यार। फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा बच्चा, यहाँ पे मोलिटी की जगह नॉर्मलिटी कर लो बस। चलिए कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, नॉर्मलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिखो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और कप्पा का क्या होगा बोलो, कप्पा का बोलो। होम इनवर्स, बस बस वही कहानी फिर से, बाय ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट किसी बच्चे को आता है नहीं आता है, फिलहाल के लिए प्लीज याद रखें। नहीं आता तो इसमें सरासरी आपकी गलती है, आप 11th पास आउट हैं। लीटर का मतलब सुनो, 1 लीटर का मतलब 1 मीटर क्यूब होता है, कितना होता है, तो मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा और ग्राम इक्विवेलेंट एक साथ ऊपर जाएगा पावर में -1। बता देंगे बच्चा, न्यूमेरिकल के टाइम में टेंशन मत लो। ग्राम इक्विवेलेंट मीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसको साइमन भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हो, पावर में -1 डाल सकते हो, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट मीटर इनवर्स, और करके। चलो लिख दो।
Non-equivalent is actually the equivalent mass. Equivalent mass is given by molar mass, given mass by the, what is that? Given mass by n factor. Relation देखो, equivalent conductivity और molar conductivity is given by, equivalent conductivity is equals to molar conductivity by n factor. ये लिख लो प्लीज. Equivalent conductivity is equals to molar conductivity by n factor. n factor निकालना आपको आता ही है, बोलो हाँ या ना. इसका कंसेप्ट इज क्लियर. n factor तो समझ में आया ना. इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, चार्ज टोटल, वही सब निकालना है आपको. इज द कंसेप्ट इज क्लियर. तो ये रिलेशन हो गया किसका. तो बताओ सारे बच्चे को ये सारे टर्म समझ में आए. बोलो, बताओ मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाता है. वो इलेक्ट्रोड्स को कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखो, कितना मोल सॉल्यूशन लो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो, 1 मीटर स्क्वायर ले लो, इतना ले लो ताकि सॉल्यूशन पूरा उसके बीच में आ जाए. ठीक है. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय एम. ठीक है. मोलरिटी आ जाता है और इक्विवेलेंट लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर हो जाता है. बाद बाकी सब कुछ पुट किया और आंसर आ गया. कोई दिक्कत, कोई आपत्ति. चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ equivalent conductivity of different electrolytes. 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 Different electrolytes. क्या लिखा है बोलो, क्या पी क्यू बराबर कैप एम बाय एन फैक्टर. ये बोला ना. कैप एम बाय कौन सा फैक्टर, जल्दी बोलो. एन फैक्टर. तो सुनो, जैसे मैंने इसे कह दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, बोलो तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में. ये +2 और ये -1, इस पे भी चार्ज -2 ही होगा, तो +2 हो गया. तो क्या पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा. नहीं आया. अगर मैं तुमसे कहता AlCl3 तो हो जाएगा. तो क्या पी क्यू का वैल्यू बोलो. कैप m/3. उस तरीके से बोलो Al2SO4 3 का. बोलिए. +3 और ये -2, तो -6 +6 हो जाएगा. तो क्या पी क्यू का वैल्यू बोलो सबको. कैप m/6. ठीक है. समझ में आ गया ना कैसे करना है. एक पे चार्ज 3 है तो दो पे चार्ज 6. उम्मीद करता हूँ आ ही रहा होगा. इस तरीके से निकाल लेते हैं. राइट डाउन ABC.
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा किसी को। हम चैप्टर के एंड पॉइंट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन अब सेल्स बचा हुआ है। सेल्स में डिफरेंट प्रकार के सेल्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो हम देखेंगे क्या है। लाई, ठंडे क्लास है।